अरे पहले तो घर पे आना जाना था, बीच में पता नहीं क्यों क्या हुआ, आना ही बंद कर दिया। और अभी आपने जो बात कही कि आने वाली सरकार में हमें भी कुछ चाहिए, अरे आप साथ में रहेंगे तो देंगे ना, मेरे साथ रहेगा ही नहीं तो किसको दे दूं मैं। और पहले भी ऐसे नहीं, मेरे पिताजी ने उस वक्त भी कोशिश की थी, घनश्याम जी थे, अभी चंद्रकांत जी उस वक्त आप आते थे जरूर, राज्यसभा के मेंबर नहीं, चंद्रकांत जी रमेश जी आप आते थे जरूर, लेकिन शिवसेना में नहीं आते थे, घर जरूर आते थे। अभी तो खैर अपना गठबंधन ही हुआ है, महाविकास आघाड़ी। गठबंधन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और दुबे साहब मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब अपनी तारीख तय हुई थी तब मैंने सोचा नहीं था कि अरे आजचा मुहूर्त हा शिवजयंतीचा मुहूर्त है, एक चांगला मुहूर्त आहे, शिवजयंतीचा मुहूर्त आहे। आणि ही तर गोष्ट सत्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक करने के लिए काशी से गागा भट्ट आए थे, तो अपना रिश्ता तो इतना पुराना है, इतना पुराना है। पण तेव्हा माझ्या एक गोष्ट माहिती नव्हतं, इलेक्शन कमीशन बीच में अपना रिजल्ट सुनवा देगी। ठीक, कल उन्होंने मेरा धनुष्यबाण छीन लिया, आप खुद प्रभु रामचंद्र मेरे साथ आ गए, आप ही नहीं दिए हैं। तो ऐसे होता रहता है, ये संजोग की बात है या पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, लेकिन होता है, कभी कभी ऐसी बातें होती है। और मैंने तो कल रास्ते पे उतरकर चुनौती दी है, जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्यबाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्यबाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेकर सामने आता हूं, देखेंगे क्या होता है। कि पिछले 25-30 साल से भी ज्यादा हम और आप एक दूसरे के विरोधी थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना, उत्तर भारतीय और मराठी नहीं मैं कह रहा हूं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना। तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम तो हिंदू थे, आज भी मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। मैंने तो भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। भाजपा मतलब हिंदुत्व नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो हिंदुत्व ये नहीं है। और मेरे पिताजी की भाषा में कहें तो राष्ट्रीयत्व है आमचं हिंदुत्व है, हमारा जो हिंदुत्व है वो देश से जुड़ा हुआ है। लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे है कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है, मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है। वो भले हिंदू है, लड़ो हमारे साथ, वही हमारे, वो हिंदू हो या कोई हो, कोई उसका उसमें फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे पार्टी में आते हो तो ही हिंदू है, और नहीं है तो आपने हिंदुत्व छोड़ दिया। आप मुझे बताओ, मैं तो जैसे आपने कहा इंतजार कर रहा हूं बीकेसी में कब आप जनसभा करते हो। मुझे तो लोगों के सामने आना है, लोगों के बीच में आना है और पूछना है बताओ मैंने क्या गलती की है। 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री था, कहां मैंने भेद किया है? आपस में लड़ाई कभी मैंने करवाई है? कभी शिवसेना ने आपस में लड़ाई लगाई की है? कभी नहीं। दुख इस बात का होता है कि 92-93 की जो आपने जिक्र किया, तो यही तो मेरे शिवसैनिक हैं। आज अनिल परब है, वायकर है, विनायक जे, ऋतुजाताई बसले त्यांचं, तेव्हा रमेश होता, भाऊ कोरगावकर है, इकडे पण काही लोक असतील, ये तो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने मुंबई को बचाया था। और आज जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो उस वक्त कहां थे?
एड्रेस नॉट नोन, कहां गए पता नहीं। और आज बड़े सीना तान कर आ रहे, 56 इंच की छाती। अरे आपकी 56 इंच का जो सीना है उस वक्त कहां था? उसको तो पसीना आया था। आप कहते हैं 56 इंच का सीना, उस वक्त तो पसीना ही पसीना हुआ था। तो उस वक्त जिन्होंने मुंबई बचाई उनको आप अभी गुनहगार मान रहे हो। और मैं कांग्रेस के साथ गया, मैं नहीं गया, भाजपा ने मुझे ढकेला है, भाजपा ने मुझे ढकेला। और ये बात मैं दोहरानी इसलिए चाहता हूं ताकि गलतफहमी आपके मन में ना रहे। 2014 में मैंने नहीं युति तोड़ी थी, भाजपा ने युति तोड़ी थी। और तब भी मैं हिंदू ही था ना, आज भी हिंदू हूं। उस वक्त आपने युति तोड़ी थी। बाद में जब आपको पता चला, जरूरत पड़ी कि अरे शिवसेना तो साथ में लगेगी, क्योंकि उस वक्त लास्ट मोमेंट चंद्रकांत जी, मतलब चुनाव, वो जो नामांकन पत्र दाखिल करने की डेट रहती है उसके एक दिन पहले उन्होंने युति तोड़ी। बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि 288 जगह पर मैं कैंडिडेट कहां से लाऊं। तो भी हम लड़े, अकेले लड़े तो 63 आए थे हमें। सत्ता संभालेगी, नहीं संभाल सके, हमारी मदद लेनी पड़ी। उसके बाद अमित शाह घर पे आए थे। और ये तो मैंने जब दसरा की रैली हुई अभी की शिवाजी पार्क, तो मैंने मेरे मां और पिताजी की कसम खाकर शपथ लेकर कहा था कि ये बात सच है। उन्होंने मुझे एक वचन दिया था, और वो इसलिए मैंने मांग की थी क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को यानी बाला साहब को आखिरी दिनों में वचन दिया था कि मैं एक ना एक दिन आपका शिवसैनिक मुख्यमंत्री करके दिखाऊंगा। वो वचन आज भी मेरा कायम है। तो उस वक्त अमित जी ने कहा ठीक है, और बाद में ठीक है के बाद जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं। और उस वक्त अगर मैं आज जैसे हमारे कुछ लोग गले में पट्टा बांधकर गए उनके पास, तो ये तो मेरे पिताजी ने कभी सिखाया नहीं किसी की गुलामी करो। मेरे पिताजी ने सिखाया अन्याय के साथ लड़ाई करो। मैं तो लड़ने वाले पिता का लड़ने वाला पुत्र हूं, और कभी झूठ बात नहीं करूंगा। मैं झूठी बातें करना मेरे खून में नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि ऐसी बात है तो मैं छोड़ दूंगा। मैं अच्छा हम देंगे, वही आपको मिनिस्ट्री लेनी पड़ेगी क्या? और उस वक्त तो ये कहा गया था कि आप चुनकर आए हो, ध्यान में रखो मोदी जी का चेहरा आपने इस्तेमाल किया है। उस वक्त तो युति थी, गठबंधन था। हाँ, हमारे पोस्टर पे मोदी जी का चेहरा था, उनके पोस्टर पे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का चेहरा था। और एक जमाना था ना, कल मैंने कहा कि एक जमाना जरूर था कि मीटिंग में, मोदी जी की मीटिंग में पब्लिक मोदी जी के नकाब मास्क पहनकर आते थे। लेकिन अब दिन बदली हो गए, अब मोदी जी को बाला साहब का नकाब पहनकर महाराष्ट्र में आना पड़ता है। और कैसी हरकत कर रहे हैं? क्या आपको पसंद है? जो भी चल रहा है आपको पसंद है? क्या ये प्रजातंत्र है? अरे लड़ना है तो मैदान में लड़ो ना। आपको जो कुछ कहना है कहो, हमें जो कुछ कहेंगे, और जो जनता है वो निर्णय करेगी। वो सबसे ऊपर की अदालत है, बड़ी अदालत है वो जनता। उनको फैसला करने दो, यही तो लोकतंत्र है। लेकिन इनको लोकतंत्र मंजूर नहीं। सब जो एजेंसीज है वो भेड़ियों की तरह से अपने ऊपर छोड़ते। मैं कुत्ता इसलिए नहीं कहता, कुत्ता मुझे बहुत प्यारा है, कुत्ता ईमानी रहता है, वफादार होता है। भेड़िया का मतलब मानते हो ना, लांडगा, बरोबर ना? जरा हिंदी सीख रहा हूं मैं। लांडग्याला काय म्हणतात हिंदीत, काय म्हणतात बाबा? नाही, लोमडी म्हणजे कोल्हा, सियार म्हणजे पण कोल्हाच होतो, भेड़िया म्हणजे पण थोडक्यात लांडगा कळला ना तुम्हाला? हा तो शब्द काही असू दे, तो लांडगा हा लांडगाच असतो आणि लबाड असतो। लबाडा लांडगा ढोंग करते। वो पहले छोड़ना है, इनकम टैक्स को छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, सबको डराने के बाद मैं सबके साथ अकेला लड़ रहा हूं। अरे अकेला क्या, आपके भेड़िए तो सब पहले आए ना, उनके आधार पर आप लड़ रहे हैं। और एक उम्मीद थी, जरूर थी, एक सपना था, जरूर था। देश को एक मजबूत देश बनाना अपना सपना था, वो आज भी है। क्योंकि जिनको हमने एक सपना देखकर वहां बिठाया वो खुद बलवान हो गए, लेकिन देश कमजोर हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है। मेरा कर्तव्य सिर्फ मुंबई बचाना इतना ही नहीं है, मेरा कर्तव्य महाराष्ट्र बचाना इतना ही नहीं है। मेरा कर्तव्य, मेरा मतलब हम सबका देश को बचाना है। और आज अगर हम जागेंगे नहीं, मेरे पिताजी, ये बात तो प्रमोद महाजन जी ने एक मीटिंग में कही थी, भाषण में कही थी। राजेश जी, तेव्हा तुम्ही
मला वाटतं भाजपात असणार सोबत होते, बरोबर ना? कारण प्रमोदजी घरी यायचे, खूप चर्चा व्हायची, गोपीनाथजी यायचे, तो एक काळ जमाना वेगळा होता, एक खुलापन था। आज सारी चीजें शतरंज का खेल हो गई है। आज कहाँ अपनापन रहा ही नहीं, जो कुछ करना है वो शतरंज हो गए, आपको ये इतना, लेकिन शतरंज में भी कुछ नियम होते हैं। घोड़ा कैसा चलना चाहिए, हाथी कैसे जाना चाहिए, ऊंट कैसे चलना चाहिए, यहां तो कोई भी कैसे भी चलता है। तो प्रमोद जी ने कहा था, और ये सच है, वो जमाना था, वो सब अपने हिंदू लोग बिखरे हुए थे, और तब मेरे पिताजी ने प्रमोद जी को कहा था कि प्रमोद देख, एक ना एक दिन मैं तुझे इस देश का हिंदू बनकर वोट करते हुए दिखाऊंगा। तो प्रमोद जी ने कहा कि बाला साहब कैसे है पॉसिबल, उत्तर भारतीय अलग है, मराठी अलग है, दक्षिण भारत के अलग है, बीच में पंजाबी है, बंगाली है, तूने देख तू क्या होता है कि नहीं देख। वो दिन तो आ गया, हिंदू बनकर वोट करने लगे। अभी हिंदू उठ गए, जाग गए। अभी जागा हुआ हिंदू खतरा भी हो सकता है, तो उनके आंखों में धूल फेंकी जा रही है। तुम्ही उठलात, हिंदू उठले जरूर, पण उठल्यानंतर जागे झालेला हिंदू ह्याला जर का सगळं दिसायला लागलं तर पंचायत होणार। म्हणून मग जो नींद से जाग गए हैं उनके आंखों में धूल फेंकने का काम चल रहा है। मग कुठला तरी एक मुद्दा असा फेंकायचा, फिर वो जैसे चुनाव हिजाब का मुद्दा था, अब कहाँ गया हिजाब का मुद्दा? हाँ, फिर जैसे कुछ आता है तो गौवंश हत्याबंदी का मुद्दा निकालेंगे, कुछ आएगा तो मतलब हिंदुओं को ऐसे महसूस होना चाहिए कि अरे क्या हो रहा है। बीच में तो और एक मजेदार बात हुई, मुंबई में एक मोर्चा निकला था, हिंदू जन आक्रोश, हिंदू आक्रोश मोर्चा, याद है, देखा आपने न्यूज में देखा? हाँ, हिंदू आक्रोश। क्यों हिंदुओं को आक्रोश करना पड़ रहा है? दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, देश का प्रधानमंत्री है 8 साल से, हिंदुत्ववादी है, हिंदू है, तो भी हिंदू आक्रोश कर रहे हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है, ये कौन सा राज है, ये कौन सा रामराज है? और कांग्रेस का जब राज था तो आपको पता है एक नारा लगाया जाता था, इस्लाम खतरे में है। अब नारा बदली हो गया, अब हिंदू खतरे में है। तो किसका राज अच्छा था? नहीं, अभी सारे मुस्लिम भाई भी साथ में आ रहे, इसलिए ऐसे नहीं कहता कि वो खतरे में आना चाहिए। आपका और हमारा कोई झगड़ा ना उत्तर भारतीयों से है ना मुस्लिम लोगों से है। जो भी इस देश को अपना देश मानता है, अपनी मातृभूमि मानता है, और जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश तो आपकी मातृभूमि है, ये कर्मभूमि है, आपको आदर दिया है, तो इस देश के प्रति आपका एक कर्तव्य बनता है। तो यही है कि इस देश को अपने मातृभूमि मानने वाला हर कोई, वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है। और आते आते मुझे थोड़ी देर हो गई इसलिए क्योंकि घर में भी कुछ उत्तर भारतीय आए थे, नहीं सच्चे आए थे, अलग, वो उत्तर प्रदेश से आए थे। आज के दिन, आज शाम को जा रहे, तो उन्होंने पूछा आप अगर होंगे तो हम मिलना चाहते, तो आइए। तो मैं यही उनको कह रहा था कि देखो हमारा हिंदुत्व कैसा है, जो मेरे पिताजी ने हमें सिखाया। एक पिछले 3-4 सालों की बात है, आप भूल गए होंगे या आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा। एक अपना फौजी था कश्मीर में, वो छुट्टी लेकर घर जा रहा था परिवार को मिलने के लिए। जब आतंकवादियों को पता चला कि ये अभी छुट्टी लेकर अकेला जा रहे, बीच में उसको किडनैप किया गया, त्याचे हालहाल केले, आणि कुछ दिनों के बाद एकदम छिन्न विछिन्न झालेलं त्याचं शरीर, उसका मृतदेह कहीं पे मिल गया। वो अपना था कि नहीं था, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है। अभी मैं अगर कहूं कि हाँ वो मेरा भाई था, तो आप बोलेंगे लेकिन आपको नाम पता है क्या है? उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब होगा ना, मजहब से मुसलमान होगा, था ही, लेकिन उसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, भारत माता की। पण आपले नेते आले तर त्यांना तसे सोडू नये, जे मागायचे ते मागितलंच पाहिजे। आणि हे असे नेते आहेत की जे मागाल ते देतात, आणि खऱ्या अर्थानं सहकारिता मंत्री झाल्यानंतर सहकार क्षेत्रामध्ये जे असंभव वाटायचं ते देण्याचं काम माननीय अमित भाईंनी या ठिकाणी केलं। आणि खऱ्या अर्थानं आमच्या शुगर मिलचा इन्कम टॅक्स रद्द करणं असेल किंवा त्याच्याही आधी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सचे प्रमुख म्हणून इथेनॉलची पॉलिसी आणणं असेल, एक्सपोर्टची पॉलिसी आणणं असेल, मिनिमम सेलिंग प्राइसचं धोरण असेल,
या प्रत्येक गोष्टीमध्ये माननीय अमित भाईंनी जो पुढाकार घेतला, आज खऱ्या अर्थानं आमचा साखर उद्योग जगला तरला, तर त्याकरता माननीय नरेंद्र मोदीजींचं सरकार आणि माननीय अमित भाई शहा यांना आपण धन्यवाद दिले पाहिजे। आज खरं तर छत्रपती शिवरायांची जयंती आहे आणि या जयंतीच्या निमित्ताने आज आम्ही शिवनेरीला गेलो। त्यानंतर अमित भाईंच्या हस्ते पुण्यामध्ये शिवसृष्टीचं लोकार्पण देखील त्या ठिकाणी झालं आणि आपण सगळे या ठिकाणी छत्रपती शिवरायांना आपलं दैवत समजतो। खऱ्या अर्थानं राज्यकारभार कसा चालवायचा याचा मूलमंत्र कोणी दिला असेल तर तो छत्रपती शिवरायांनी दिला। रयतेचं राज्य काय असतं हे छत्रपती शिवरायांनी आपल्याला शिकवलं आणि त्याच वेळी स्वाभिमानाने कसं जगलं पाहिजे हे देखील छत्रपती शिवरायांनी आपल्याला शिकवलं आणि म्हणूनच आज आपण स्वाभिमानाने जगतोय, कारण छत्रपती शिवराय होऊन गेले आणि म्हणून आज या ठिकाणी हा स्वाभिमान आपला जागृत आहे। आणि मग आज ज्यावेळी कोल्हापूरमध्ये तुमच्या समोर मी उभा आहे त्यावेळी मला आठवतं 2019 साली मंडलिक साहेब आपल्याला देखील लक्षात असेल, आम्ही प्रचाराची सुरुवात याच कोल्हापूरपासून केली होती। भाजप आणि शिवसेना युतीच्या प्रचाराची सुरुवात इथनं केली आणि 42 जागा निवडून आणल्या। एक फार मोठा विजय हा महालक्ष्मी अंबाबाईच्या आशीर्वादाने आपल्याला प्राप्त झाला। त्यानंतर विधानसभेतही विजय प्राप्त झाला, पण दुर्दैवाने आपल्याला कल्पना आहे की त्यावेळी संबंधांपेक्षा खुर्ची महत्त्वाची ठरली आणि खुर्चीच्या हव्यासापोटी काही लोकांनी 25 वर्षाची युती तोडली आणि विरोधकांसोबत जाऊन त्या ठिकाणी संसार थाटला। आणि काय म्हणाले ते म्हणाले, आम्ही याकरता गेलो की 25 वर्षात त्यांच्या मताप्रमाणे 25 वर्षात ते युतीमध्ये सडले, पण काळाची महिमा बघा, ते ज्यांच्या सोबत गेले 2.5 वर्षात ते संपले। असंघाशी संघ केला तर काय होतो, 2.5 वर्षामध्ये ते ज्यांच्या सोबत गेले त्यांनी त्यांना संपवलं आणि अक्षरशः रस्त्यावर आणून ठेवलं। आणि एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, शिवसेना हा विचार आहे, शिवसेना ही प्रॉपर्टी नाही आहे। त्यामुळे कोणाचं घर मालमत्ता हा वारसाने कोणाला मिळू शकते, परंतु विचार हा मात्र त्या ठिकाणी जगावा लागतो आणि त्या विचाराने जगण्याचं काम एकनाथराव शिंदेंनी केलं। आणि ज्याप्रमाणे ते काल म्हणाले की धनुष्यबाण हा काँग्रेस राष्ट्रवादीकडे गिरवी ठेवला होता, त्यांनी लढाई करून भारतीय जनता पक्षासोबत सरकार स्थापन करून पुन्हा बाळासाहेबांचा धनुष्यबाण हा परत शिवसेनेकडे आणला, विचारांच्या शिवसेनेकडे आणला। आणि म्हणून मला विश्वास आहे बावनकुळेजी, तुम्ही महाविजय अभियान पुन्हा कोल्हापूरपासून सुरू केलेलं आहे आणि कोल्हापूरपासून सुरू झालं की आशीर्वाद मिळतोच, त्यामुळे महाविजय मिळणार याबद्दल माझ्या मनात कुठली शंका नाही। आज देशाचे नेते माननीय मोदीजी यांच्या नेतृत्वात ज्या प्रकारे देश विकसित होतोय, ज्या प्रकारे सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन होत आहे, गरीब कल्याणाचा अजेंडा राबवला जातोय। पहिल्यांदा गरीब असेल, मध्यमवर्गीय असेल, दीनदलित असेल, ओबीसी असेल, सामान्य माणूस हा सरकारच्या विकासाच्या अजेंड्यावर आलेला आहे। पहिल्यांदा केंद्र सरकारच्या योजना कुठल्याही भ्रष्टाचाराविना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतायत। पहिल्यांदा
भ्रष्टाचारी अशा प्रकारची व्यवस्था मोडून काढण्याचं काम मोदीजींनी केलं आणि ही मोडल्यामुळे या देशाचे 2.5 लाख कोटी रुपये जे भ्रष्टाचारामध्ये जायचे ते वाचवण्याचं काम माननीय मोदीजींनी केलं आणि त्या माध्यमातून गरिबाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवण्याचं काम हे माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात झालेलं आपण बघितलं। आज आपण बघा, मोदीजी ज्यावेळेस सत्तेवर आले या देशामध्ये एम्प्लॉयमेंट प्रॉव्हिडंट फंडचे अकाउंट होते केवळ 5 कोटी। 5 कोटी म्हणजे ज्यांना एम्प्लॉयमेंट आहे त्यांचं एम्प्लॉयमेंट प्रॉव्हिडंट फंड अकाउंट निघतं, ते एम्प्लॉयमेंट प्रॉव्हिडंट फंड अकाउंट होते केवळ 5 कोटी आणि आता 8 वर्षानंतर ते आहेत 27 कोटी, म्हणजे जवळजवळ 22 कोटी नवीन लोक हे त्या ठिकाणी रोजगार प्राप्त करून एम्प्लॉयमेंटचं अकाउंट उघडून त्या अकाउंटच्या माध्यमातून फॉर्मल इकॉनॉमीमध्ये या ठिकाणी आलेले आपण बघितले। आज कोविडच्या काळामध्ये ज्या प्रकारे कोविडचा मुकाबला मोदीजींच्या नेतृत्वात आपल्या देशाने केला, आज जग देखील आश्चर्य करताय। जगाला वाटत होतं कोट्यावधी लोक मरून जातील, त्यांना या ठिकाणी लस देता येणार नाही, पण काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि गुजरात ते अंदमान या ठिकाणी एकाच दिवशी एकाच वेळी सगळ्या भागामध्ये लस देऊन अभी तो और अच्छी लीड से आएगा। अरुण खान है, त्याच अलीकडच्या पलीकडचा आहे, इकडचा तिकडचा, तर दिलेच होतं ना सगळ्यांनी सोबत। पण मुंबईला दासी बनवताना आपल्याला एक अभिमान या गोष्टीचा वाटलं पाहिजे की एक जमाना ऐसे था कि मुंबई डेफिसिट में थी 645 कोटी, और चंद्रकांत जी फिर 2012 से लगातार रविंद्र वायकर जी भी थे, सुबोध कुमार होते, सगळ्यांनी सबने मिलकर जो कोशिश की, आज महाराष्ट्रामध्येही आपलं सरकार आलंय। खरं म्हणजे आपल्याशी ज्यांनी बेईमानी केली होती त्यांना त्यांची जागा दाखवण्याचं काम आपण 6 महिन्यापूर्वी केलं। 6 महिन्यापूर्वी आपण दाखवून दिलं की बेईमानी आम्ही सहन करणार नाही, आणि कोल्हापूरच्या भाषेत आपण जर सांगितलं तर असं चितपट केलं की पुन्हा आता उठून उभं राहता येणार नाही, अशा प्रकारची त्या ठिकाणी आपण अवस्था केली। आणि म्हणून आज आपण लक्षात घ्या, केवळ 6 महिने सरकार येऊन झाले पण अनेक महत्त्वाचे निर्णय आपण केले। आपल्याला माहिती आहे मागच्या सरकारच्या काळामध्ये सातत्याने केवळ घोषणा व्हायची, ज्यांनी प्रामाणिकपणे शेतीचं कर्ज भरलंय त्यांना 50,000 रुपये इन्सेंटिव्ह देऊ, पण आपल्याला माहिती आहे की या ठिकाणी लबाडाचं आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरं नाही, असे लबाड होते। 3-3 वेळा घोषणा केल्या, टाळ्या वाजवून घेतल्या, पण एक फुटकी कवडी देखील दिली नाही। आपलं सरकार आल्याबरोबर प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 50,000 रुपये देणं आपण सुरू केलं। पहिल्या झटक्यात 6.5 लाख शेतकऱ्यांना दिले, आता 3 लाख शेतकऱ्यांना अजून देतोय, त्यानंतर उर्वरित शेतकऱ्यांना देखील आपण देतोय। आणि याच वेळी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना 7,000 कोटी रुपये हे त्या ठिकाणी देण्याचं काम आपल्या सरकारच्या माध्यमातून आपण केलंय। खरं म्हणजे मोठ्या प्रमाणात योजनांची सुरुवात झाली आहे। आज आपण पाहतो 2.5 वर्ष महाराष्ट्रामध्ये एकही नवीन योजना होत नव्हती, पण आता महाराष्ट्राला फास्ट ट्रॅकवर आणण्याचं काम आपण करतोय। या महाराष्ट्रामध्ये खरं म्हणजे आता 2020ची मॅच आपल्याला खेळायची आहे, कारण आपल्याला कल्पना आहे की आपले 2.5 वर्ष वाया गेले आहेत। 2.5 वर्षात 5 वर्षाचं काम आपल्याला करायचं आहे, पण मला विश्वास आहे की तुमच्यासारखे लोक कार्यकर्ते पाठीशी असल्यानंतर निश्चित ही 2020ची मॅच आपण जिंकू आणि 2.5 वर्षामध्ये आपण 2.5 वर्षामध्ये 5 वर्षाचं काम हे निश्चितपणे या ठिकाणी करून दाखवू। तुम्ही बघा, आपण निवडून आल्याबरोबर पहिल्यांदा काय केलं असेल तर या ठिकाणी वर्ल्ड बँकेसोबत चर्चा केली आणि वर्ल्ड बँकेला सांगितलं सातत्याने आमच्या सांगलीमध्ये कोल्हापूरमध्ये पूर येतो, पुरामुळे इथली अवस्था वाईट होते, गेले अनेक वर्ष पूर आता सातत्याचा झालाय आणि म्हणून
हे जे पुराचं पाणी आहे ते शहरामध्ये येऊ नये म्हणून ज्यावेळी पूर येतो त्याचं पाणी हे वळण बंधाराच्या माध्यमातनं आणि टनेल्सच्या माध्यमातनं हे जर आपण दुष्काळी भागाकडे नेलं तर दुष्काळी भागालाही फायदा होईल आणि या ठिकाणी पुरापासून आमची सुटका होईल। आणि या संदर्भातला प्रस्ताव आपण तात्काळ वर्ल्ड बँकेला दिला। वर्ल्ड बँकेचे कंट्री हेड आले होते, शिंदेजी आणि मी त्यांच्यासोबत बसलो। मागच्या काळामध्ये जेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो आपण प्रस्ताव ऑलरेडी दिला होता, त्या दिवशी आम्ही चर्चा केल्या आणि चर्चेमध्ये त्यांनी तत्वतः सांगितलं की आम्हाला हा प्रस्ताव मान्य आहे आणि या संदर्भात तुम्ही केंद्र सरकारच्या माध्यमातून प्रस्ताव आमच्याकडे पाठवा आणि आम्ही या प्रस्तावाला मान्यता देऊ। लवकरच हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आम्ही पाठवतो आहोत, परिपूर्ण प्रस्ताव। संजय राऊतांनी चाटू असं केले सर कॅवेट दाखल केलं त्याच्यावरती कॅवेट दाखल केलं निश्चितपणे आमच्या कोल्हापूरला आणि सांगलीला काढू शकू। खरं म्हणजे अनेक गोष्टी या ठिकाणी सांगण्यासारख्या आहेत, पण माननीय अमित भाईंना जायचंही आहे आणि त्यांना आपल्याला ऐकायचंही आहे। मी आपल्याला एवढीच विनंती करण्याकरता आलो आहे, महाविजय अभियान हातामध्ये घेतलाय, महासंपर्क अभियान देखील हातामध्ये घेतलाय। संपर्क आणि संवादाचं आपलं अभियान आहे। संपर्क आणि संवाद हीच खऱ्या अर्थानं यशाची गुरुकिल्ली आहे। मी नेहमी असं म्हणतो की भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमधलं कार्यकर्ता पण जिवंत आहे, म्हणून भारतीय जनता पार्टी प्रगती करतो। जेव्हा हे कार्यकर्ता पण मरेल आणि आपण केवळ नेते हो तेव्हा आपली प्रगती थांबेल। पण मला या गोष्टीचा आनंद आहे की आपल्यामधलं कार्यकर्ता पण जिवंत आहे आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याची आज ही आवश्यकता आहे की हा जो संवादाचा कार्यक्रम आहे हा कार्यक्रम हातामध्ये घेऊन आपल्याला जनतेपर्यंत जायचं आहे। माननीय मोदीजींनी केलेली कामं, राज्य सरकारने केलेली कामं सांगायची आहेत। धन्यवाद मोदीजी सारखा कार्यक्रम की ज्याच्यामध्ये 80 लाख लोक मोदीजींना धन्यवाद मानणारी पोस्टकार्ड देतात। 2 कोटी लोकांकडून आपल्याला ती पोस्टकार्ड घ्यायची आहेत। या ठिकाणी युवा वॉरियर सारखा आपला कार्यक्रम की ज्याच्यामध्ये 18 ते 25 वयोगटातले युवा वॉरियर आपल्याला तयार करायचे आहेत की जे या नवमतदारांना आकर्षित करतील। आणि त्याचसोबत आता आपल्याला कल्पना आहे की पुढची लढाई जशी जमिनीवर आहे तशीच ती लढाई डिजिटलही आहे, ती सोशल मीडियावर देखील आहे। या दोन्ही लढाईमध्ये आपले सैनिक म्हणून जे युवा वॉरियर काम करतील त्यांच्याही करता संघटन उभं करण्याचं काम हे आपल्याला करायचं आहे। आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी करता कोल्हापूर जिल्ह्याने सज्ज व्हावं। मागच्या काळामध्ये लोकसभेत तर यश मिळालं, पण विधानसभेमध्ये काही ठिकाणी आपण मागे पुढे झालो आणि त्यामुळे योग्य ते यश आपल्याला मिळू शकलं नाही। आता माझी विनंती आहे, जसं 100% यश लोकसभेत मागच्या वेळेस मिळालं होतं, याही वेळेस लोकसभेत 100% यश मिळेल आणि विधानसभेतही 100% यश मिळालंच पाहिजे। ही जबाबदारी मंचावरच्या सगळ्यांची आहे। लोकसभेमध्ये विधानसभेच्या सगळ्या लोकांनी यश आणायचं आहे आणि लोकसभावाल्यांनी विधानसभावाल्यांचं यश आणायचं आहे। सगळ्यांनी एकत्रितपणे काम करायचं आहे। शिवसेना भाजप आपण एकत्रितपणे जर लढाईला उतरलो तर मला विश्वास आहे की कोल्हापूर जिल्हा हा भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेचा जिल्हा असेल आणि या ठिकाणी भगवाच आपल्याला फैरताना आपल्याला दिसेल। त्याकरता मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सुख में और दुख में हम साथ एक दूसरे के साथ रहे। आणि दुबेजी तुम्ही जे सांगितलं आता कोणी तुम्ही बोललात ना पवार साहब यहाँ बैठे थे और उन्होंने दुबे जी ने कहा कि उम्र का कोई ये नहीं है, और ये सच है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि उम्र किसी के हाथ में नहीं है। माणूस वयाने मोठा होतो, पण तो वयाने मोठा झाला तरी मनाने खचला की तो वृद्ध होतो। तो आज भी दुबे साहब तो यंग है काम करने की हिम्मत है, एक जिद्द आहे आणि आमचं आता चांगलं जुळलंय महाविकास आघाडीचं। त्याच्यामुळे पवार साहब सांगतो इनको भी कुछ जिम्मेदारी दे दो। वैसे कोई ऐसे नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारी लेकर, अभी ये तो सारी मीटिंग उन्होंने ही तो की, मैंने नहीं कुछ उनको कहा था। तो वो ऐसे नहीं कि जिम्मेदारी नहीं तो मैं क्या करूं। तो बोले आप जिम्मेदारी दे दो या नहीं दे दो, मैं तो मेरा कर्तव्य करते रहूंगा। तो ऐसे लोग साथ में आएंगे और इसलिए मैंने कहा ना, तो सिर्फ
शिवसेना की ये लड़ाई नहीं है, हर एक भारतीय नागरिक की लड़ाई है। इस देश में प्रजातंत्र लोकशाही जिवंत राहणार की नाही हे आता ठरवण्याची वेळ आलेली आहे आणि त्याच्यासाठी हम सब एक साथ मिलकर आगे जाएंगे तो किसकी हिम्मत है अपने देश को गुलाम बनाने की। मैं मेरे देश को, मेरी भारत माता को किसका गुलाम नहीं होने दूंगा। बस यही शपथ ले लो और आगे चलो, एक ही शपथ ले लो। तो मैं मानता हूं कि अभी पिछले रविवार भी मैं आया था आपके यहाँ, गोरेगांव में आया था। आज यहाँ पता नहीं अगला रविवार कहाँ है या कहाँ है, लेकिन ये तो अभी ये शुरुआत तो हुई है, उसको आगे हम और लेके जाएंगे। अभी ठाणा में अभी मतलब आगे ठाणा में जाना, हाँ ठाणा और मुंबई, तुम्ही जिकडे म्हणाल तिकडे मी येतो। भाई अंदर आली तू, मी असं पण पहिले भाई अंदर आ जा। तर हे आपलं एक नातं आहे आणि मला खरंच आनंद आहे की इकडे मी एक हिंदी बोलायची प्रॅक्टिस थोडीशी वाढवतोय, पण मला असं मी जर जेव्हा म्हणतो की तुमच्यापैकी काही जण अतिशय शुद्ध मराठी बोलतात, आता एवढं सगळेजण आपण मिळून मिसळून गेल्यानंतर, एवढे आपण एकत्र आल्यानंतर मग निवडणुकीत वेगळं का राहायचं। इलेक्शन में, चुनाव के दरमियान आप उत्तर भारतीय होते हैं, मैं महाराष्ट्रीयन मराठी होता हूं, क्यों? आता सगळे आपण आहोत ना, जसं मी हिंदुत्वाची हे सांगितलं तुम्हाला काय आहे, भाषा सांगितली, आणखीन सगळ्या गोष्टी सांगितल्या। तर आपण आता काल अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब तक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी है और दूध का दूध पानी का पानी हुआ नहीं है। आपने तो दूध में नमक डाला है, आपने दूध में नमक डाला है, उसको अभी हमें सुधारना है। तर आता त्या दुधामध्ये साखर टाकायला तुमची साथ मला पाहिजे आणि एकदा का आपली एकजूट झाली की मग ती अशी मजबूत असेल की ती कोणी किती तोडू म्हटली तरी तुटायची नाही। आता गलतफहमी होऊ देऊ नका, तरी काय असलं तर आपण संपर्कात आहोत।